एग्जाम नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर का कुछ पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। पिछले 2 लेक्चर्स हमने जो लिए हैं उनमें से अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दी हुई जो, ठीक है। तो आप सभी लोग एनसीईआरटी लेके बैठें और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो उनको अंडरलाइन करते रहें, ठीक है। और इससे आपको एनसीईआरटी कवर करने से आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। नीट में नीट में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से एनसीईआरटी से केवल 90 to 95% क्वेश्चन जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कम से कम वो आपके नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। बाकी जो बाहर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए तो आप शायद कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं उनको तो आप अच्छे से एनसीईआरटी कवर करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर में भी बढ़ेंगे आगे। तो ये अपना चैप्टर है जो इसमें अभी हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लिखा हुआ है कि द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द alimentary canal include the salivary glands and the liver and the pancreas। तो इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स इंक्लूड किया है इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल में यूज किया इंक्लूडेड है सेलेवरी ग्लैंड जिनमें से सलाइवा निकलता है, ठीक है, जो हमने 3 पढ़ी थी, ठीक है। और इसके बाद लीवर है और पैनक्रियास, ठीक है, यही दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या लिखा है, ये हमने अंडरलाइन कर रखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे सीधे क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary glands। the parotid, ये कहाँ पे होती है, ये चीक में होती है, ठीक है। चीक में कान के नीचे भी बोल दिया जाता है इसको। और एक होगी पैरोटिड, फिर दी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। तो इसको मैक्सिलरी सब मैक्सिलरी भी बोला जाता है और सब मैंडिबुलर भी बोला जाता है। तो इनमें आपको याद रखिएगा कि इसे 2 नाम से बोला जाता है। और ये कहाँ पे होती है, तो ये लोअर जॉ में इसकी सिचुएशन होती है, ठीक है। और तीसरी जो ग्लैंड है सबलिंगुअल, ये लिखा हुआ है, एंड द सबलिंगुअल बिलो द टंग, तो ये जीभ के नीचे होती है, ठीक है, सबलिंगुअल। तो इसको आप याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी सिचुएटेड है, और ये भी पूछ लिया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी secrete salivary juice into the buccal cavity। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये बकल कैविटी के बाहर होती हैं, बकल कैविटी के अंदर नहीं होती हैं। बकल कैविटी क्योंकि खाली एक जगह होती है तो इसके अंदर कुछ नहीं, मतलब इसके अंदर ये ग्लैंड्स नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। liver is the largest gland of the body weighing about 1.2 to 1.5 kg। तो ये kg में दिया हुआ है 1.2 to 1.5। तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और अंडरलाइन भी कर लेंगे। और जब एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप सारा का सारा चीज़ रिवाइज नहीं कर सकते हैं तो आप केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़ के और आगे निकल सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए अंडरलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, ये तो आपने देख ही लिया कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड है एक। और इसके बाद आगे चलेंगे, इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो एक चीज़ और है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ये दोनों तरह से लार्जेस्ट ग्लैंड है। एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड, जैसे अगर ग्लैंड्स को अपन देखें तो ग्लैंड्स 2 तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो ये अगर एंडोक्राइन में पूछता है तो आप एंडोक्राइन में लीवर को नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर टोटली पूछता है कि बॉडी में सबसे लार्जेस्ट कौन सी है तब आप लीवर का नाम लेंगे। या तो अगर पूछता है कि एक्सोक्राइन कौन सी है तब आप लीवर का नाम लेंगे। लेकिन अगर एंडोक्राइन बोलता है तब आप लीवर का नाम नहीं लेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे अगले बाद वाले चैप्टर्स में। सबको अभी मिक्स नहीं करना है, अभी आप केवल लीवर का ध्यान में रखेंगे कि ये लार्जेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन एडल्ट ह्यूमन it is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has
टू लोब्स। तो इसमें ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। द पैनक्रियाटिक लोब्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर। तो इसको हमने अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि हिपैटिक लोब जो है वो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है, या कि जो हिपैटिक सेल्स जो कि आगे ये लिखा हुआ है तो ये एक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि हिपैटिक लोब्यूल्स जो है वही एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। तो ये कॉर्ड्स के फॉर्म में ऐसे सेल्स जो होती हैं अरेंज होती हैं कॉर्ड्स के फॉर्म में। कैसे? जैसे एक सेल यहाँ हो गई, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ। तो ये ऐसे सीधे एक लाइन के जैसे ऐसे कॉर्ड की तरह प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ तक हो गया था। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक लोब्यूल के बाहर एक लेयर सी प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है? ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। और ग्लिसन्स कैप्सूल की कैसी लेयर है? तो ये एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की। ये भी आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बाइल secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts। तो बाइल जो कि सिक्रेट होता है कहाँ से? हिपैटिक सेल से सिक्रेट होता है, और ये पास होता है किसमें से? हिपैटिक डक्ट्स में से, ठीक है। और एंड स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के बारे में हम यही आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें जो बाइल का कंसंट्रेशन होता है और जिससे कि वो और अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ सीक्रेट नहीं होता है, इसमें से केवल कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया, कहाँ तक हो गया था? ये कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट along with। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मिली है हमें कि जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसका नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट नाम है उसका, ठीक है। along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct, ठीक है। तो ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि जो ये देख लेते हैं, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर जो सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे कि कौन सी डक्ट किसके साथ मिलकर कैसा बनाती है, ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी इसको देख लेते हैं, अभी और भी डक्ट्स के नाम आएंगे। तो द बाइल डक्ट एंड द हिपैटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम। तो ये ड्यूडेनम में जाके खुलती है, ठीक है। ड्यूडेनम जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पार्ट है कौन किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तीन पार्ट हमने पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये कौन सा है? ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है एज द कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओराई, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो सबसे लास्ट में स्फिंक्टर ऑफ ओराई के द्वारा गार्ड की जाती है, मतलब कि यही इसका एक कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो डक्ट्स हैं ये कौन सी डक्ट कैसे है। तो यहाँ पे पहले तो दो यहाँ से डक्ट निकलेगी। ये एक लोब हो गया, जैसे इसमें दो लोब्स होते हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा लीवर है, लीवर में यहाँ से हमने दो लोब यहाँ से मान लिए, तो एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीवर। तो इधर वाला कौन सा हो गया? इधर वाला हो गया ये राइट, ठीक है।
तो ये क्या होगा, राइट आर लिख देते हैं, और ये क्या हो गया, एल। ठीक है, तो राइट और ये लेफ्ट, तो ये कौन सा हो गया, राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, हिपैटिक डक्ट। ठीक है, और इधर क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो ये दो डक्ट यहाँ से आ गई। अब इसके बाद ये आगे बढ़ती है कहाँ पे, अब यहाँ पे एक मिल जाएगा गॉल ब्लैडर। ये ऐसा गॉल ब्लैडर हो गया मान लीजिए, तो ये गॉल ब्लैडर हो गया, और ये इसकी डक्ट हो गई, ये यहाँ पे डक्ट हो गई। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये तो हमने अभी पढ़ा, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब, ठीक है, यहाँ पे भी इसका भी नाम होता है, इसका नाम होता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जब गॉल ब्लैडर से ये सिस्टिक डक्ट आके मिल जाती है, तो इसको बोलने लग जाते हैं कॉमन क्या होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट जो होता है, ये समझने के लिए कैसे समझेंगे, ये दो हिपैटिक डक्ट थी, दोनों हिपैटिक डक्ट, ये भी हिपैटिक डक्ट और ये भी हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट और राइट। तो ये टोटल इधर से जो आ रहा है, क्योंकि ये लीवर के केस में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो ये हिपैटिक करके ऐसा आता है, जैसे हिपैटिक डक्ट मिलेगा आपको, हिपैटिक वेन मिलेगी, हिपैटिक आर्टरी मिलेगी, और हिपैटिक लोब्यूल भी हमें अभी मिला था। तो इसके लिए ये कॉमन हिपैटिक डक्ट हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन, क्योंकि कॉमन क्यों, क्योंकि लेफ्ट भी शामिल है इसमें और राइट भी शामिल है। ठीक है, तो दोनों मिलके यहाँ पे बन रहा है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर आके जुड़ गया, इसका डक्ट कौन सा है, तो ये है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब ये दोनों मिल के आ गया, तो ये क्या कहला गया, कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल क्यों, कॉमन इसलिए क्योंकि दो शामिल हैं, और बाइल क्योंकि दोनों से क्या निकलेगा, दोनों से बाइल ही निकलेगा, इसमें से कोई अलग सा चीज़ नहीं निकलता है। इसमें जो बाइल यहाँ से सीक्रेट होगा, लीवर से जो सीक्रेट होगा वही गॉल ब्लैडर में जाता है, और वही कॉन्सेंट्रेट होके और ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, केवल बाइल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन दो हो गई तो कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो ये ऐसा आप कहीं पे छोटा सा बना लेंगे समझने के लिए, और इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठीक है, यहाँ पे जब ये लास्ट में यहाँ पे आके सी शेप के, ये जैसा आपका ड्यूडेनम जो हमने पढ़ा था कि सी शेप का होता है, तो इसमें जब आपका आके ये इधर मिलता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, सही से बना रहने देते हैं, ये सी शेप का जैसा बना रहेगा, और फिर यहाँ पे जब ये आके मिल जाता है, ये यहाँ पे आके मिल जाता है, तो यहाँ पे एक क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओटाई। ठीक है, तो इस स्फिंक्टर ऑफ ओटाई जो होता है, ये इसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, या आप नोट कर लीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड क्यों बोला है, ये भी लिखा हुआ है, इसका रीज़न कि बोथ एक्स एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, कुछ बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं, इसको हम पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे चैप्टर में मेनली कोई अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे ही आपको मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कंपाउंड ग्लैंड्स जो होती हैं, इनको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी आप लिख लेंगे कहीं पे कि जो कंपाउंड ग्लैंड्स होती हैं उनको मिक्स्ड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अब ये कंपाउंड ग्लैंड में एक्सोक्राइन कौन सी है और एंडोक्राइन कौन सी है, तो ये तो कंपाउंड है, पैनक्रियाज कंपाउंड ग्लैंड है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट में से क्या निकलता है, एक्सोक्राइन पार्ट्स में से निकलता है, ये जो हमने अभी पढ़ा, क्या नहीं, इसको अभी नहीं पढ़ा, एक्सोक्राइन पार्ट में से निकलता है जो इसमें इसमें से निकलेगा, इसमें ड्यूरिनम में से जो
फूड निकल रहा है, उसके पाचन के लिए जो हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स नहीं, जो एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स निकलने वाले पार्ट में क्या बोलते हैं इसको, पैनक्रियाज को। तो ये वो हो जाएगा एक्सोक्राइन हो जाएगा, ठीक है। और जो हॉर्मोन्स वाला पार्ट होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो इसमें क्योंकि दोनों पार्ट होते हैं पैनक्रियाज में, तो इसीलिए इसको बोल रहा है कंपाउंड, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि एक्सोक्राइन पार्ट भी है इसमें और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन से निकल रहा है एंजाइम और एंडोक्राइन पार्ट से निकल रहा है हार्मोन, ठीक है। इसीलिए इसको ऐसा बोल रहे हैं। और जो एक्सोक्राइन केवल ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया। और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पढ़ने के लिए हम आगे इसका अंतर भी पढ़ेंगे कि क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं एक्सोक्राइन कुछ ग्लैंड्स के नाम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, सॉरी नॉट थाइमस, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। और इसमें क्या आ जाएगी एक्सोक्राइन में, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, और कौन सी आ जाएगी, तो और इसमें आ जाएगी जैसे ये आपकी जो अभी हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी, ठीक है, वो भी आ जाएंगी। 3 ग्लैंड्स कौन सी हमने अभी पढ़ी थी, जो कि सबसे ऊपर हमने पढ़ी थी, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड और सबलिंगुअल, भूलिएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या लिखा हुआ है आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद लिखा हुआ है elongated organ situated between the limbs of the C-shaped ड्यूरिनम्स, ठीक है। तो सी शेप का ये हमने पढ़ा है, ये सी शेप का ड्यूरिनम यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ये ध्यान में रखिएगा कि इसका सी शेप का होता है। The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes and endocrine part secretes hormone। तो हार्मोन का यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं कि एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागोन है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि इंसुलिन कौन से पार्ट से निकलता है, इसमें कुछ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जानना चाहिए कि जो इंसुलिन निकलता है वो निकलता है किसमें से, वो निकलता है बीटा सेल्स से, बीटा सेल्स। और ये जो ग्लूकागोन निकलता है ये किसमें से निकलता है, तो ये निकलता है अल्फा सेल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप अभी जानते रहेंगे क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा बाहर से भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या है, ये है कॉमन बाइल डक्ट। ये अभी स्ट्रक्चर आ गया है, स्ट्रक्चर देखते हैं। बस हम यहीं तक आज पढ़ेंगे, पर स्ट्रक्चर अभी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के बाद नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बाद अगली क्लास में, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे गॉल ब्लैडर। ये जो चित्र हमने ऊपर देखा था ये यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये डक्ट्स फ्रॉम लीवर, ठीक है। ये जो 2 डक्ट्स हमने लेफ्ट और राइट, यहाँ पे अगर ऐसे लीवर के 2 लोब्स मान लेते हैं हम, तो ये लेफ्ट और राइट यहाँ से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्योंकि हिपैटिक का पूरा पार्ट आ गया, इसको भी हिपैटिक बोलते हैं, इसको भी हिपैटिक बोलते हैं, दोनों हिपैटिक वाले मिल गए तो कॉमन हिपैटिक, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे सिस्टिक डक्ट, ऊपर भी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप लिख लेंगे, क्योंकि आप जब कुछ एग्ज़ाम्स के लिए या कि टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा अच्छे से पढ़ पाएँ चैप्टर। तो आपको मेनली क्या पढ़ना है, मेनली नीट के समय पे क्या पढ़ना है, तो नीट के समय पे आपको वही पढ़ना है जो आपने या तो अंडरलाइन कर रखा है या तो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्ट्रक्चर से ही आपका बहुत सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे क्या है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट हो गई। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट के मिलने के बाद क्या बन गया, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इधर से आ रहा है पैनक्रियाज और ये पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अब पैनक्रियाटिक डक्ट भी मिल गया तो क्या बन जाएगा, हिपैटो, क्योंकि इधर क्या था, हिपैटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटिक डक्ट था। तो हिपैटो और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये इस वाले पार्ट को बोलेंगे, ठीक है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाएंगे
ऊपर से लीवर वाला पार्ट, लीवर का ही पार्ट हम मेनली मानते हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर जो होता है उसका कोई खुद का सिक्रेशन नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें हिपैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लीवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हैं पहले से, ड्यूडेनम है, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हो, ये ऐसे ही लिखा है, इसमें आप पढ़ लेंगे द डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रिया, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको अगर यहाँ पे कोई डाउट मिले, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।